This call is now being recorded. ओके स्टूडेंट्स, कल हमने जो डिस्कस किया था एक शॉर्ट रिवीजन हम कर लेते हैं, देन वी गो फॉर न्यू टॉपिक्स. एज लास्ट वी डिस्कस दिस कंसेप्ट्स ऑल, जो इंट्रोडक्शंस, गाइगर रूल, गाइगर नट्टल लॉ, अल्फा स्पेक्ट्रम, लॉन्ग रेंज अल्फा पार्टिकल्स के बारे में हमने वहाँ पढ़ लिया. एंड द लास्ट क्लास वी डिराइव दिस डिसइंटीग्रेशन एनर्जी क्यू अल्फा फॉर स्पॉन्टेनियस अल्फा डीके. मतलब जो भी पेरेंट न्यूक्लियस है वो अल्फा पार्टिकल से एमिट कर रहा है, उनके साथ एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वो टोटल एनर्जी रिलीज जो हम कहते हैं दैट विल बी क्यू अल्फा. अभी वो क्यू अल्फा में कैलकुलेशन करना है, तो हमने वहाँ पे कैलकुलेशन देखा था कि यूजिंग द, हमने दो कंसेप्ट वहाँ पे देखे थे. जैसे अल्फा डी के हो रहा है उसकी सम काइनेटिक एनर्जी होगी, और जो टोटल न्यूक्लियस वहाँ पे फॉर्म हो रहा है उनका अपना एक काइनेटिक एनर्जी होगा. So last we use this concept of conservation of linear momentum. Okay, as we go for the using the conservation of linear momentum, we use the concept mdvd equal to m alpha v alpha. ओके, ये हमने कंसेप्ट लिया था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. और क्यू आप फाइनल फाइंड आउट कर सकते हो, दैट विल बी द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट प्रोडक्ट न्यूक्लियस माइनस द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस. और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पेरेंट न्यूक्लियस की जीरो है. तो हमने देखा कि ये कैलकुलेशंस आप करोगे तो आपको ये रिलेशंस मिलेगा. दैट विल बी, जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस है वो डॉटर न्यूक्लियस है प्लस अल्फा पार्टिकल्स है, उन दोनों की काइनेटिक एनर्जी. उसमें हम रिलेशन यूज़ करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का. तो वी डी की आप रिजल्ट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वी डी इक्वल टू एम अल्फा वी अल्फा बाई एम डी. वो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर देते हो वी डी का रिजल्ट, तो आपको ये इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, दिस इक्वेशन. ठीक है, और फिर क्या करना है, वहाँ पे जो कॉमन निकल रहा है इनमें से वो कॉमन निकाल लीजिए और आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा. वहाँ पे एम अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल 4, मास ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस A-4. और आप देखोगे कि आपको इस तरह से एक रिजल्ट मिल रहा है, क्यू अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर, और दैट विल बी 4 डिवाइड बाई -4 + 1. और हमें ये जो रिजल्ट है दिस डिफाइन एज अ के अल्फा, उन्हें हम के अल्फा से डिफाइन कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इनटू मास नंबर डिवाइड बाई A-4. ये हमने रिजल्ट मिल चुका है. अब यहाँ पे आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आप कैलकुलेट करोगे, मास नंबर आप रख दीजिए, आप चाहे 200 रखिए चाहे 150 रखिए, और आप वहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो 200 सपोज हम लेते हैं, ए इक्वल टू 200, तो 200 डिवाइड बाई 200 माइनस 4 दैट विल बी 196, और 200 डिवाइड बाई 196 आप कैलकुलेशन करोगे और के अल्फा आप देखोगे तो दैट विल 98% जो एनर्जी है ड्यूरिंग दिस अल्फा डी के प्रोसेस, वो कौन कैरी करता है, के अल्फा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल. और आप डॉटर न्यूक्लियस का काइनेटिक एनर्जी देखोगे तो दैट यू कैन फाउंड नियरली 2%. आप यही रिलेशंस आपको के डी के लिए आप फाइंड कर सकते हो. सपोज आपने ये वी डी की जगह पे यहाँ वी अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हो इस इक्वेशन में, तो आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ द के डी दिस डायमेंशन के डी का आपको रिलेशन मिल जाएगा उसके क्यू डी. तो आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस देखोगे तो 2%, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है. जब भी अल्फा पार्टिकल्स डीके हो रहे हैं तो दे विल डिस्ट्रीब्यूट इन बोथ पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल एज वेल एज इन डॉटर न्यूक्लियस. तो ये कंसेप्ट हमने कल ये डेरिवेशंस और एक हमने दो प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर लिए थे. एक प्रॉब्लम हमने ये देखा था कि आपको काइनेटिक एनर्जी दे दी है, अलग अलग एनर्जी ऑफ के अल्फा 1 के अल्फा 2. ओके, तो आपको डिसइंटीग्रेशन एनर्जी फाइंड करना है, अल्फा डिसइंटीग्रेशन एनर्जी दैट इज क्यू अल्फा 1 क्यू अल्फा 2. डॉटर न्यूक्लियस क्या मिलेगा और उसका लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम आपको ड्रॉ करना है. तो एज वी गो फॉर दैट कंसेप्ट एंड दैट, तो यहाँ पर हमने सबकी कैलकुलेशन देख ली. क्यू अल्फा 1 हमें ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं 6.20 MeV, क्यू अल्फा 2 आपने कैलकुलेशंस किया था 6.16 MeV.
वैसे अभी सभी हमने वहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया, और जो हमारा पेरेंट न्यूक्लियस है वो बिस्मथ दिया है, तो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम हमने ड्रॉ किया था कि भाई जो बिस्मथ है उनका मास नंबर 212, जो हायर एनर्जी है वो सीधा ग्राउंड स्टेट पे जाएगा, तो दे विल कम टू द ग्राउंड स्टेट। ओके, आप चाहे थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर करके देखना। तो थैलेनम जो आएगा उसका डॉटर न्यूक्लियस है 204, उसका मास 212, 204 नहीं होगा, दैट विल बी 208 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर वो एक मिस्टेक है, आप ये मिस्टेक ये चेंज कर देना, दैट विल बी मास नंबर होगा, दैट विल बी 208। ओके, तो ये डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट पे आएगा, फिर एक्साइटेड स्टेट पे, लेकिन एनर्जी डिफरेंस क्या होगा? तो हमारा जो क्यू अल्फा 1 है वो 6.20 MeV था, क्यू अल्फा 2 है वो 6.16 MeV है, उनका डिफरेंस आप देखोगे तो 0.04 MeV। तो 0.04 MeV आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, जो इतना डिफरेंस एनर्जी लेवल में रहेगा। फिर E0 टू E3, मतलब क्यू अल्फा 1 का जो एनर्जी और क्यू अल्फा 3 उनका डिफरेंस देखोगे तो 0.33 MeV आसपास आ रहा है। तो वो एनर्जी लेवल E2 होगा, वहाँ पे वो आके रुकेगा और वो ग्राउंड स्टेट पे जाएगा बाय एमिशन ऑफ गामा फोटॉन्स। ओके, यहाँ पर आप वेवी नेचर आप ड्रॉ करोगे तो बाय एमिशन ऑफ गामा फोटॉन्स वो ग्राउंड स्टेट पे आने के लिए ट्राई करेगा। तो ये आपका कंसेप्ट, ये आपको एनर्जी लेवल स्कीम ड्रॉ करना है। नियरली 3 और 4 मार्क्स में ऐसे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। तो कल हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व भी कर लिया था, आई होप कि वो आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। यू मेक सम प्रैक्टिस, अदर ऐसे प्रॉब्लम्स आपको रेफरेंस बुक में से मिल जाएंगे, और यू कैन गो फॉर एनी गुड बुक्स, तो यू गट मैनी प्रॉब्लम्स इन दैट, तो आप सॉल्व कर सकते हो। और फिर और एक हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, उसका क्वेश्चन था सो दैट प्लूटोनियम 236 इज अनस्टेबल अगेंस्ट अल्फा डी के। आपको प्रूव करना है कि जो प्लूटोनियम है वो अनस्टेबल है अगेंस्ट अल्फा डी के, आपको प्रूव करके देना है। अब प्रूव करना कैसे होगा? उसकी क्यू वैल्यू फाइंड कर लो, क्यू इज पॉजिटिव देन इट विल बी अनस्टेबल, क्यू इज नेगेटिव देन इट विल बी स्टेबल। तो क्यू वैल्यू कैसे फाइंड करते हो? पहले आप उसका न्यूक्लियर रिएक्शन लिख दो। तो प्लूटोनियम आपको दिया है, एमिट क्या कर रहा है? अल्फा डी के कर रहा है, क्वेश्चन आपको देख लेना है। प्लूटोनियम है, एमिशन क्या हो रहा है? अल्फा डी के का एमिशन हो रहा है, तो इसका न्यूक्लियर रिएक्शन बना दो। ये इसकी पूरी रिएक्शन बन जाती है कि जब अल्फा पार्टिकल एमिट होता है यूरेनियम मिलता है और क्यू अल्फा आपको। ओके, अभी यहाँ पर मास एनर्जी रिलेशन आपको दे ही दिया क्वेश्चन में, एटॉमिक मास यूनिट दे दिया, प्लूटोनियम दे दिया है, फिर आप देखोगे तो यूरेनियम का वैल्यू दे दिया, प्लूटोनियम वैल्यू गिवन, यूरेनियम वैल्यू गिवन एंड हीलियम, सबका एटॉमिक मास यूनिट दे दिया है। तो आपको क्या करना है? मास एनर्जी रिलेशन फाइंड करना है। ये क्यू वैल्यू क्या फाइंड करना है? मास एनर्जी के लिए। ओके, ये हम डिसइंटीग्रेशन एनर्जी नहीं फाइंड करते हैं, ये क्यू अल्फा तो एमिशन हो रहा है, लेकिन दिस क्यू वैल्यू इज नथिंग बट द, आप कह सकते हो क्यू वैल्यू हम जब फाइंड करते हैं मास एनर्जी फॉर पेरेंट माइनस, ये जो हमने आगे प्रॉब्लम देखा था वहां पे आपने क्यू अल्फा फाइंड किया, अभी हम फाइंड कर रहे हैं क्यू वैल्यू, इतना ध्यान रखना। मतलब वहां पर वो पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, इधर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा या एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, जो क्यू वैल्यू के बारे में मैंने एक बार आपको एक्सप्रेस किया था बिफोर दिस यूनिट ऑल्सो। तो मास एनर्जी फॉर पेरेंट, मास एनर्जी का पेरेंट का क्या होगा? तो माइनस मास एनर्जी फॉर डीके प्रोडक्ट, डीके जो हुआ है और वो जो प्रोडक्ट में मिल रहा है, प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है वहाँ पर, वो आप देख लीजिए, प्रोडक्ट में यूरेनियम मिल रहा है और हीलियम मिल रहा है, तो आप वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए मास एनर्जी फॉर पेरेंट न्यूक्लियस माइनस दी प्रोडक्ट न्यूक्लियस, और आप देखोगे तो आपको कुछ यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा एटॉमिक मास यूनिट यू। अब यू को आप कन्वर्ट कर दीजिए, वन एटॉमिक मास यूनिट विच इज इक्वल टू 931.5 MeV/c²। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको क्यों कुछ इतना वैल्यू मिल रहा था कल स्टूडेंट्स आपको, वो पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस है प्लूटोनियम, दैट इज अनस्टेबल अगेंस्ट दी अल्फा डीके। ओके, तो कल तक का हमारा ये डिस्कशन था जो हमने अभी शॉर्ट में रिवाइज कर लिया है। ओके, तो अभी एनी क्वेश्चंस हो यहाँ तक आपको स्टूडेंट्स तो आप पूछ सकते हो, कुछ ना समझ आया हो और कुछ डाउट्स हो देन यू कैन आस्क। एनी क्वेश्चन? ओके, तो वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन।
जो हमें कल ये सॉल्व करना था कि प्लूटोनियम 212, इसका ये क्वेश्चन हम आज सॉल्व कर लेते हैं। तो वी गो फॉर द न्यू पेज, वहाँ पर हम ये क्वेश्चंस वी कैन सॉल्व इट। ओके, आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, एक बार आप बढ़िया पढ़ लीजिए। ये प्रॉब्लम, एक दो प्रॉब्लम और हम सॉल्व कर लेते हैं जिसकी बेस पे अभी आगे के जो कंसेप्ट है वो ये प्रॉब्लम के बेस आपको समझ आए। इफ यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम और बिफोर दिस टू प्रॉब्लम हमने जो डिस्कस किए, प्रॉब्लम से थोड़ा थियरी आपको समझ आता है। अभी ये जो प्रॉब्लम हम यूज करेंगे उनसे आगे की जो थियरी है उससे ये थोड़ा रिलेशन वहाँ पर भी हम यूज होगा और आपको थोड़ा समझ आएगा। तो अभी क्वेश्चंस में एक बार पढ़ लेता हूँ आपके सामने। एग्जाम्पल जो दिया है उसमें लिखा है कि पोलोनियम 212 मास नंबर गिवन और उनका एटॉमिक नंबर 82। वो क्या कर रहा है, एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी क्या दी है 8.776 MeV। उतनी एनर्जी से वो अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी उसकी दे दी है के अल्फा। कैलकुलेट द डिसइंटीग्रेशन एनर्जी टू इट, उसका क्यू अल्फा आपको कैलकुलेट कर लेना है। And compare the alpha particle energy inside the polonium nucleus to the barrier height for the alpha particle। फिर से मैं, एक तो आपको डिसइंटीग्रेशन एनर्जी कैलकुलेट करना है, दिस डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, ओके। एंड कंपेयर द अल्फा पार्टिकल एनर्जी इनसाइड द पोलोनियम न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल एनर्जी जो है आपको दिया है उसको किससे कंपेयर करना है, इनसाइड द पोलोनियम न्यूक्लियस टू द बैरियर हाइट फॉर द अल्फा पार्टिकल, to the polonium nucleus to the barrier height for the alpha particle। मतलब अभी आपको क्या कंपेयर करना है कि अल्फा पार्टिकल का जो एनर्जी आ रहा है क्यू अल्फा, ओके, तो उसको किससे कंपेयर करना है, बैरियर हाइट जो है पोलोनियम न्यूक्लियस का वो कितना है। वो दोनों हमें आपको रिजल्ट हमें कैलकुलेट करना है। तो चलो स्टूडेंट्स, अभी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप क्यू अल्फा को कैलकुलेट कर सकते हो। क्यू अल्फा कैसे आपको रिजल्ट मिलेगा, you can calculate the q alpha value also। चलो, कौन आंसर देगा, q अल्फा की फॉर्मूला क्या है। Q alpha is equal to K alpha द फॉर्मूला फॉर q अल्फा, K alpha कौंस में A अपन से A बोलिए। by -4 q अल्फा, is equal to K alpha हाँ, इज इक्वल टू K k alpha अल्फा कौंस में A अपन A -4। a डिवाइड बाय a-4। चलो स्टूडेंट्स, तो आपको k अल्फा तो दे दिया है, k अल्फा की वैल्यू कितनी दी है, क्वेश्चन से देख लो, 8.776 MeV, ओके। और मास नंबर जो दिया है पेरेंट न्यूक्लियस का मास नंबर, आप यहाँ पर ए क्या हम यूज करेंगे, दैट विल बी द पेरेंट न्यूक्लियस है उनका मास नंबर। तो ए जो दिया है पोलोनियम का वो दिया है 212, ओके। तो मैं जिसे पूछूँ वो आंसर देना। क्यू अल्फा आपको क्या मिल रहा है, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, के अल्फा इंटू ए डिवाइड बाई a-4। तो क्यू अल्फा की वैल्यू आपको कुछ MeV में मिल जाएगा। मैं जिसे पूछूँ आंसर देना, बाकी सब कैलकुलेशन करके रख दो फटाफट। जब तक मैं ना पूछूँ तब तक कोई आंसर मत लिखिए, जिसे पूछूँ वही आंसर देना है। निहाल, आप आंसर दीजिए, कितना मिल रहा है। निहाल, कितना आ रहा है, 8.94476923 गुड, ओके। तो यू कैन राइट दैट आंसर जो आपको मिल रहा है आपके फ्रेंड्स और सभी को 8.944, और उसका सिग्निफिकेंट हम वैल्यू लिख लेते हैं, 9447 है तो 945 आ जाएगा आंसर उनका। तो दैट यू कैन राइट क्यू अल्फा यहाँ पे मिल जाता है 8.945 MeV। और 8.9
मतलब नियरली 9 MeV क्यू अल्फा है, ये क्यू अल्फा का आपको रिजल्ट मिल गया है यहाँ पर। अभी एक सेकेंड वहाँ पे क्वेश्चन है, आप देखोगे दैट यू कैन टोटल लाइन। सेकेंड क्या क्वेश्चन है वहाँ पर, क्या आप बैरियर हाइट फाइंड कर लो। डिसइंटीग्रेशन हो चुकी, अभी बैरियर हाइट फॉर पोलोनियम न्यूक्लियस। ओके, बैरियर हाइट ऑफ एन अल्फा पार्टिकल विद इन अ न्यूक्लियस, उसकी बैरियर हाइट कितनी होगी, बैरियर हाइट ऑफ एन अल्फा पार्टिकल विद इन अ न्यूक्लियस, वो आपको कैलकुलेशन करना है। बैरियर हाइट ओके ऑफ एन अल्फा पार्टिकल an alpha particle within a nucleus, within a nucleus। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम बैरियर हाइट, एनी आइडिया? Any student, any idea how we can calculate this barrier height for nucleus? ओके, तो किसी को पता है, कुछ आइडियाज है कि हम कैसे उसकी बैरियर हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं? एनी न्यूक्लियस, उनकी अपनी एक बैरियर हाइट होती है, कोई भी न्यूक्लियस रहता है, आप कंपैरिजन उनका अल्फा के लिए करना चाहते हो या तो प्रोटॉन डीके, कौन से डीके के लिए उसकी बैरियर हाइट रहती है। तो बैरियर हाइट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? ओके, तो बैरियर हाइट देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। हियर आई विल राइट द फॉर्मूला, हम उन्हें कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। बी इक्वल टू जो हमारे एटॉमिक नंबर है फॉर द पेरेंट न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल है, तो Z1e इंटू Z2e, ई को हम स्क्वायर लिख देते हैं, ओके, डिवाइड बाय 4πε0 into r। Okay, this is nothing but a barrier height. You can calculate using this formula. आपका Z1 है जो भी है, that will be the आपका barrier height for an alpha particle. So you can write for this पोलोनियम है, उनका जो है वो कितना है, एटॉमिक नंबर 82 गिवन यहाँ पर क्वेश्चन में दिया ही है। फॉर पोलोनियम Z इक्वल टू 82 गिवन। अल्फा पार्टिकल का Z क्या होगा, 2, उसका एटॉमिक नंबर 2 है, इंटू ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4πε0। आर की फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, आर इक्वल टू R0 a⁻⁴। तो इसको हमें कैलकुलेशन करना है, तो वी विल गो फॉर कैलकुलेशन, दैट इज इक्वल टू Z1 हमारा ले लेते हैं, पेरेंट न्यूक्लियस जो है उनका एटॉमिक नंबर 82 इंटू एटॉमिक नंबर Z2 अल्फा पार्टिकल 2 इंटू ई स्क्वायर, ई स्क्वायर कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 उनका स्क्वायर डिवाइड बाय 4πε0, और 1/4πε0 की वैल्यू क्या है, हियर आई विल राइट 1/4πε0 की वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ 1/4πε0 कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9। तो आप यहाँ पर 1/4πε0 की वैल्यू रख सकते हो, दैट यू कैन राइट इंटू 9 इंटू 10⁻9, ओके, 10⁻9 वैल्यू, और डिवाइड बाय क्या होगा, आर है, आर की फॉर्मूला क्या होगी, आर के लिए आपको लिखना होगा आर इक्वल टू R0 a⁻1/3। और R0 की फॉर्मूला क्या है, R0 क्या है, कांस्टेंट है, R0 कांस्टेंट वैल्यू कितना है 1.4 इंटू 10⁻15 इंटू a⁻1/3।
तो आप वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए डिनोमिनेटर में। तो कितनी वैल्यू है 1.4 इंटू 10⁻⁻15 इंटू A⁻⁻³ ए कितना है मास नंबर 212 ⁻⁻3 और उसको आप कैलकुलेट करोगे तो यू गेट सम बैरियर हाइट उनकी आपको मिल जाएगी कैलकुलेशन और वो रिजल्ट आपको मिलेगा एमईवी में। ओके, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने वैल्यू रख दी है। मैं जिस स्टूडेंट को पूछूँ आंसर देना, कैलकुलेशन कीजिए। परमार महेश एंड दिव्या बहन, ये आंसर उनके देंगे। बाकी सब देखना है, आप सभी को कैलकुलेशन करना है। आपको चेक करना है कि आपका रिजल्ट ये जो फ्रेंड्स आपके आंसर देंगे उनसे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। महेश, क्या आंसर मिल रहा है? दिव्या बहन? सर अभी काउंट कर रहे हैं। हाँ, करिए करिए। उत्कर्ष, आपको आंसर मिला? बता लिया उत्कर्ष? सचिन पटेल 4.52 इंटू 10⁻⁻16। नहीं भाई, आप चेक करिए भाई।
एमई में रिजल्ट आपको लाना है. ओके. कितना आंसर आ रहा है बाकी स्टूडेंट्स? पावर आप देखोगे तो 10⁻⁻38 इंटू 10⁻24. पावर में हम देख लेते हैं. इंटू 10⁻38 इंटू आपका पावर और बढ़ेगा वहाँ पर 10⁻9 दिया है और 10⁻15. 15 और 5 20 और 4 24. और ये पावर कुछ आपको मिलेगा 10⁻6 और 8. ओके. 10⁻14 के आसपास तो पावर आएगा और मल्टीप्लिकेशन में आपको कुछ वैल्यू यहाँ पर मिलेगी. ओके. 10⁻13 4.25 1.96. ओके. 4. सबकी वैल्यू अलग अलग आ रही है. किसी को 38 मिल रहा है, किसी को 1.9 मिल रहा है. एग्जैक्ट वैल्यू किसको आ रही है भाई? 82 इंटू 2. कितना वैल्यू आ रहा है भाई? 4.53 इंटू 10⁻−12. हाँ, वो कुछ सही आ रहा है. ओके. एज पर माइक 452. ओके. और 2 कम कर देते हैं. 452 यहाँ पे मुझे तो रिजल्ट इतना मिल रहा है 452. और 2 कम करे 2 बढ़ाएंगे. ओके. सही है. इतना आ रहा है रिजल्ट 452.84. तो दैट आई विल राइट. आपको जो रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पर, दैट इज़ मुझे जो रिजल्ट मिल रहा है 452.84 इंटू 10⁻−14. ओके. और उसको पावर और आपको कम करना है तो इक्वलेंट टू 4.52 इंटू, तो कम के 2 बढ़ा दो मतलब 10⁻−12. ऐसा रिजल्ट मिल रहा है. अब ये दैट यू कैन कन्वर्ट इनटू दी, ये 10⁻−12 का रिजल्ट मिल रहा है. नाउ यू कन्वर्ट फॉर द MEV रिजल्ट.
ओके, तो क्या करना होगा आपको यहाँ पे, इसको यू कैन डिवाइड फ्रॉम 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चेक योर आंसर, कई स्टूडेंट्स को आंसर डिफरेंट मिल रहे हैं, एक बार चेक कर लीजिए। ओके, ये जूल में आपका रिजल्ट होगा और उसको एमई में करना होगा, दैट यू कैन डू 1 जूल डिवाइड विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से आप करिए तो आपको कुछ रिजल्ट वहाँ पे मिल जाएगा। 4.52 इंटू 10⁻⁻19 10⁻⁻12 पावर आपको मिल रहा है। ओके, 4.52 डिवाइड बाय 1.6 करोगे तो आपको रिजल्ट आ रहा है 2.825 इंटू 10⁻7 और 28.25 आपको रिजल्ट आप चेक करोगे, 28.25 वो एमई में हो जाएगा। ओके, तो वंस अगेन आई विल राइट हियर, आप अपना आंसर चेक कीजिए आपका कैलकुलेशन। 4.52 इंटू 10⁻⁻12 दैट विल बी इन ये जूल के फॉर्म में होगा। ओके, एनर्जी, और उसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो विच इज इक्विवेलेंट टू 4.52 इंटू 10⁻⁻12, और हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो 1 जूल क्या होगा, 1 जूल इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको डिवाइड कर दीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और वो आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको रिजल्ट मिल रहेगा 2.825 इंटू 10⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसको आप एमई में कन्वर्ट करना है तो यू कैन राइट 28.25 इंटू 10⁻6 ईवी, और उसको एमईवी में लिखो ना हो तो 28.25 एमईवी, ये आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, 28.25 एमईवी। क्लियर? ओके, ये जो आपका फर्स्ट कैलकुलेशन जो होगा, इससे आप जो कैलकुलेशन करोगे दैट यू कैन गेट द बैरियर हाइट जो मिलेगी, उनका जो पोटेंशियल एनर्जी जो मिलेगा आपको वो जूल में मिलेगा, दिस विल बी इन जूल, and after the calculation into the MEV you can get the barrier height जो होगी वो 28.25 MEV है। ओके, अब फिर से हम क्वेश्चन यहाँ पे एक बार रेफर कर लेते हैं, आप चेक कर लीजिए आपको मिल रहा है इतना आंसर, यू गेटिंग दैट आंसर? Yes, sir. ओके, तो एक बार हम इन्हें क्वेश्चन फिर से समझ ले, इसका फिजिक्स क्या कहना चाहता है। देखो, आपको पोलोनियम दिया है, वो एमिट्स अल्फा पार्टिकल कर रहा है, उसकी एनर्जी दी है 8.776 MeV, वो क्या दी है, काइनेटिक एनर्जी। ओके, आपको कैलकुलेट करना है डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, तो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी मिल रही है 8.94 MeV, नियरली 9 MeV उसका डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है। ओके, फिर आपको पूछा गया है कि उसका बैरियर हाइट क्या होगा फॉर द अल्फा पार्टिकल विद इन अ न्यूक्लियस, उसको न्यूक्लियस से बाहर आना है तो उसकी बैरियर हाइट क्या होगी उसको कितना बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, तो वो बैरियर जो क्रॉस करना है वो इतना MeV क्रॉस करना होगा। ओके, और उसकी डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है या तो उसकी काइनेटिक एनर्जी है तो वेरी वेरी लेसर है,
9 MeV तो उसका डिसइंटीग्रेशन एनर्जी आ रहा है और काइनेटिक एनर्जी है वो भी आप देखोगे तो 8.77 तो लेस देन 9 MeV एनर्जी है, तो वो बैरियर हाइट कैसे क्रॉस कर पाएगा? ये एक स्टैंडर्ड उसके बेस पे पूरी थियरी आएगी हमें। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कैसे होता है, इफ वी ड्रॉ, आई विल ड्रॉ द वन फिगर हियर। इसको एक काम करते, ये क्वेश्चंस हम नीचे ले जाते हैं, वो भी आपको सॉल्व करना है। अच्छा तो एक काम करिए, इसको आप क्वेश्चन ये लिख लीजिए, पहले हम ये कंसेप्ट देख लेते हैं, देन यू राइट दिस क्वेश्चन। ये क्या कंसेप्ट क्या है उनका, बिकॉज फॉर दैट कंसेप्ट। तो यहाँ पर देखिए ये क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस के बाद ही पूरी एक थियरी बन जाएगी हमारी। तो यहाँ पर आप देखते हो कि भाई हम पोटेंशियल वेल ड्रॉ करें पर्टिकुलरली, तो जैसे कि हमको एक पोटेंशियल वेल वहाँ पर हम डिफाइन कर लेते हैं फॉर दिस पोलर न्यूक्लियस। ओके, ऑन वाई एक्सिस वी डिफाइन द वी आर, उनका जो पोटेंशियल है वी डिफाइन ऑन वाई एक्सिस। 1 मिनट, okay, on y-axis we draw this line और यहाँ पर हम उन्हें एक पोटेंशियल वेल वी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ v, वी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ वी आर। ओके, और वहाँ पर जो पोटेंशियल है अट्रैक्टिव, न्यूक्लियर में दोनों पोटेंशियल होते हैं। इनसाइड द न्यूक्लियस जब अल्फा पार्टिकल रहता है तो न्यूक्लियर पोटेंशियल ज़्यादा है, आउटसाइड देखोगे तो कूलम्बिक पोटेंशियल आपको दिखेगा। तो हम उनका एक यहाँ पर जो सेंट्रल पोटेंशियल दैट वी डिफाइन एज ए 0। ओके, अब न्यूक्लियस का वहाँ पर जो पोटेंशियल है, जो न्यूक्लियर पोटेंशियल है दैट यू कैन डिफाइन, एक काम करते हैं आप इस तरह से डिफाइन कर सकते, द न्यूक्लियर पोटेंशियल वेल, न्यूक्लियर जो पोटेंशियल है न्यूक्लियस का दैट इज डिफाइन इन टर्म्स ऑफ दिस, वो नियरली माइनस में आपको रिजल्ट ये मैक्सिमम -35 MeV। ओके, उतना न्यूक्लियर पोटेंशियल रहता है। अब उसकी जो बैरियर हाइट है, बैरियर हाइट हमें कितनी मिल रही है 25 समथिंग, ये 28.25 MeV, मतलब 25 से ज़्यादा। तो ये यहाँ पर कुछ ये पॉजिटिव, वहाँ पर ये नेगेटिव, देखो यहाँ पर नेगेटिव 35 MeV पोटेंशियल एनर्जी है। दिस यू कैन सी, दिस विल बी द 35 MeV नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये पॉजिटिव यहाँ पर 0, ये आपको पॉइंट है वो 0 आप डिफाइन कर दीजिए। ओके, और जो अट्रैक्टिव पोटेंशियल वहाँ पर मैक्सिमम जो आपको मिल रहा है दैट विल बी 28 MeV जो मिल रहा है, यू कैन राइट हियर दी 28 MeV के आसपास। वो उसका बैरियर हाइट होगा, तो बैरियर हाइट आपको ड्रॉ करना हो तो वहाँ तक आपको ये खींच लेना होगा लाइन, ये उसकी बैरियर हाइट है। ओके, ये पूरा न्यूक्लियर पोटेंशियल वेल है, ये यहाँ जो नीचे 0 से नीचे वो अट्रैक्टिव पोटेंशियल वेल कहा जाता है, वहाँ पर वो अट्रैक्टिव ओके पोटेंशियल वेल उन्हें डिफाइन करते हैं। अट्रैक्टिव पोटेंशियल वेल इनसाइड द न्यूक्लियस, वहाँ पर अल्फा पार्टिकल वो अट्रैक्शन, न्यूक्लियर पोटेंशियल वहाँ पर अट्रैक्टिव पोटेंशियल रहेगा। उसकी बैरियर हाइट कितनी है 28 MeV है। ओके, और उसका क्यू कितना है, क्यू एनर्जी हमें कितना मिल रहा है, क्यू अल्फा जो मिल रहा है वो कुछ 9 MeV मिल रहा है। कितना मिल रहा है क्यू अल्फा, हमें कुछ 9 MeV, मतलब 28, ये 0 से अपर यहाँ पर आपको कुछ क्यू मिल रहा है। ओके, अल्फा पार्टिकल के लिए क्यू अल्फा और उसका बैरियर हाइट है 28 MeV, मतलब उसको उतना जंप लगाना होगा कि ये बैरियर हाइट क्रॉस करके वो क्या करेगा, बाहर आना चाहिए। इस तरह से उसकी बैरियर हाइट है, दैट विल बी मोर, ये उसका रेंज R 10 will okay. आप देख सकते हो यहाँ पर इन फिगर कि उसको ये क्यू अल्फा जो है उसको इतना एनर्जी मिले 28 MeV, तो ये यहाँ से वो बैरियर हाइट क्रॉस करके बाहर आपको कहीं अल्फा पार्टिकल्स मिलेगा, ये अल्फा पार्टिकल वहाँ पे आ जाएगा। ओके, क्लियर दिस,
ये जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया यहाँ से अभी ये क्वेश्चन राइज होता है कि भाई क्यू अल्फा तो उसके पास 9 MeV है अप्रोक्सीमेटली, तो ये बैरियर हाइट क्रॉस कैसे करेगा, अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से कैसे बाहर आता है, जबकि न्यूक्लियस का ही बैरियर सबसे ज़्यादा है, उसको बाहर आने में कितना ट्राई आउट करना होगा या कितनी एनर्जी देनी होगी, तो नियरली आपको एक्सटर्नल 19 MeV आप दोगे तब जाके वो ये क्यू अल्फा बाहर आ सकता है। लेकिन हम नेचर में देखते हैं कि स्पॉन्टेनियस डी के आप वहाँ पर नेचर में देखते हो कि पोलोनियम अपने आप स्पॉन्टेनियस एमिशन करता है, ये अल्फा पार्टिकल्स अपने आप वो बैरियर क्रॉस करके आ जाता है। तो ये कैसे आता है ये डी के कैसे होता है, तो ये क्वेश्चन है कि बैरियर हाइट अपने आप क्रॉस कर जाता है, कैसे करता है। तो उसके लिए एक थियरी है, दैट इज अल्फा डी के पैराडॉक्स। तो अल्फा डी के पैराडॉक्स हमें ये उनका पूरा थियरी जो नेक्स्ट क्लास में हमें पढ़ना है, तो वी गो फॉर द अल्फा डी के पैराडॉक्स। 1 minute student. ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्लियर हुआ आपको? एनी क्वेश्चन? सर हाँ बोलिए। हमें यहाँ पे 28 मेगा इलेक्ट्रॉन बैरियर पोटेंशियल है, ये सिर्फ पोलोनियम के लिए लिया है ना? हाँ पोलोनियम के लिए ही एग्जाम्पल है, जैसे कि आप यूरेनियम के लिए ओके करोगे तो सर। उनके उनका कुछ बैरियर हाइट आपको 26 या 25 MeV मिलेगा। ओके ओके, सर। बाकी दूसरे न्यूक्लियर लोग अपने बैरियर हाइट सभी न्यूक्लियस का आप देख सकते हो। ओके ओके सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, तो ये कंसेप्ट है, ये एक प्रॉब्लम से हम देखते हैं कि एक नया वहाँ पर कंसेप्ट वहाँ पर और यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करके ये पैराडॉक्स हमें देखना है कि क्यू अल्फा कैसे बाहर आता है, और वो वहाँ पर गेमो ने इसका सॉल्यूशन दिया, दैट इज बाय टनलिंग, वेव मैकेनिक्स अप्लाई करके ये कैसे वहाँ से बाहर आता है, ये अल्फा डी के टनल करके। ओके, तो वहाँ पर वेव मैकेनिक्स हम अप्लाई करके उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे, और उसके बाद अभी एक ये प्रॉब्लम आपको देखना है, ये यू राइट डाउन दिस प्रॉब्लम और आपको होमवर्क में करके लाना है। What energy must be imparted to an alpha particle to force it into the nucleus of bismuth? बिस्मथ के अंदर आपको अल्फा पार्टिकल इंपार्ट करना है तो कितनी एनर्जी देनी होगी? बिस्मथ की अपनी बैरियर हाइट होगी और आपको कितना एनर्जी देना होगा तब जाके वो न्यूक्लियस के अंदर जा सकेगा, बैरियर बिस्मथ न्यूक्लियस के अंदर अल्फा पार्टिकल के लिए। और उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए प्रोटॉन पेनिट्रेशन टू द सेम रेडियस? प्रोटॉन को भी पेनिट्रेट करना है आपको बिस्मथ न्यूक्लियस के अंदर, तो कितना एनर्जी देना होगा? तो उसके लिए हिंट दे देता हूँ, आपको बैरियर हाइट कैलकुलेट करना होगा, पोटेंशियल बैरियर जो पोटेंशियल वेल जो मैंने बताया कि उसकी कितनी एनर्जी होगी बिस्मथ के लिए, वो आपको कैलकुलेट करना है। एक तो आपको वहाँ पर रेडियस आपको दोनों यूज करना होगा, आई विल राइट दैट पार्ट to get some idea. हिंट मैं दे देता हूँ, घर पे आप आज ट्राई करना। आपको बी कैलकुलेट करना है, और बी का जो फार्मूला है वो यू नो दिस बी फार्मूला, बी इक्वल टू दैट इज z1 z2 इंटू ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। और r जो यहाँ पर आप यूज करोगे, r इक्वल टू r0 ए रेस टू 1/3। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियर जो रेडियस है, मास नंबर, दोनों यहाँ पर आएंगे, क्योंकि आपको क्या क्वेश्चन क्या है, आपको ये समझना है उनका फिजिक्स कि बिस्मथ न्यूक्लियस जो है, ओके,
उसमें आपको अल्फा पार्टिकल्स को इम्पार्ट करना है, अल्फा पार्टिकल्स जो है उसको इसके अंदर पेनिट्रेट करना है। ये क्वेश्चन है। तो आपका जो ये r=r0 होगा a⁻1/3, तो ये आपको यहाँ पर दोनों मास नंबर यूज करना होगा। तो दैट चेंज r कैसे चेंज होगा, r0, और a जो चेंज होगा दैट इज a इंटू अल्फा। ओके, दैट विल a जो भी वहाँ पर आपका अल्फा पार्टिकल है या तो वहाँ पर आपका पेरेंट न्यूक्लियस है वो ले लीजिए, α⁻1/3 प्लस, अगर आपको कोई डाउट हो तो हम लिख देते हैं, पेरेंट न्यूक्लियस जो है बिस्मथ, उसके लिए आप डिफाइन कर दो, बिस्मथ के लिए ⁻1/3 प्लस a⁻α⁻1/3, और वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये फार्मूला। तो आप देखिए फार्मूला, सेम फार्मूला आपको बेरियर राइट, सिर्फ आर में आपको यहाँ चेंज हो जाएगा ये क्वेश्चन में, क्योंकि दोनों आपको अल्फा पार्टिकल्स इम्पार्ट करना है। तो रेडियस जो होगी वो दोनों की आपको कैलकुलेट करना होगा। दैट इज अ कैलकुलेशन ऑफ बिस्मथ और अल्फा पार्टिकल, दोनों रेडियस यहाँ पे प्लस कर देना, तब जाके आपको बेरियर राइट मिल जाएगा। ये अल्फा पार्टिकल के लिए। साथ में और एक क्वेश्चन है इसमें, व्हाट एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए प्रोटॉन पेनिट्रेशन टू द सेम रेडियस। प्रोटॉन को पेनिट्रेट करना है तो प्रोटॉन की रेडियस, वहाँ पे प्रोटॉन का मास नंबर यूज करके आपको आर कैलकुलेट करना होगा और सेम बैरियर हाइट आपको कैलकुलेट करना। तो ये दोनों क्वेश्चन हो जाता है। सपोज आपको अल्फा पार्टिकल्स उसके अंदर इम्पार्ट करना है तो कितना बैरियर क्रॉस करना होगा वो आपको एमईवी में कैलकुलेशन कर लेना है। प्रोटॉन आपको इम्पार्ट करना है तो कितना एनर्जी वहाँ पर आपको देना होगा वो आपको कैलकुलेशन करना है। ये आपके लिए होमवर्क है, मैंने हिंट दे दिया है। आज घर पे बैठ के चाहे तो आप इसका फ़ोटो ले लीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिए, या तो लिख लीजिए। ओके, तो मैं आगे बढ़ूँ अभी? क्लियर स्टूडेंट? यस सर। हाँ ओके। किसी को बाकी है ये क्वेश्चन लिखना? तो क्वेश्चन लिख लीजिए आप ये, और अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। अभी देखो यहाँ पर हमें देखना है कि ये ग्राफ मैंने आपको बताया। अब क्यू का रिलेशन, अभी गाइगर नट्टल लॉ भी वेरी यूजफुल, और उससे हमको ये ग्राफ यहाँ पे समझना है। जैसे कि आप देखते हो गाइगर नट्टल लॉ हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चंस की तो अभी न्यू टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं। गाइगर नट्टल लॉ, गाइगर नट्टल लॉ कैसे डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स? एनीवन? How we express the Geiger-Nuttall law? Sir, range of particle and decay constant. Okay, Geiger-Nuttall law is defined. Geiger-Nuttall law. उसका इक्वेशन कैसा है, कोई बता सकता है? Log R is equal to A log lambda plus B. A log lambda plus B. ओके, तो यहाँ पर रेंज एंड डी के कॉन्स्टेंट का रिलेशन मिल रहा है। इफ रेंज इज हायर, उसको आप प्लॉटिंग करोगे रेंज एंड लैम्डा, इफ यू गो सम ग्राफ लॉग आर, ओके, कई सारे वहाँ पर लॉग लैम्डा, आप इसके ग्राफ देखोगे कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो अलग अलग जो डी के कॉन्स्टेंट है, जैसे यूरेनियम से अल्फा पार्टिकल एमिशन हो रहा है या तो बीटा हो रहा है, तो उसकी रेंज फाइंड कर लिए और उस हिसाब से डी के कांस्टेंट मिल रहा है। तो अल्फा के लिए अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो रेंज कैसा मिल रहा है, लीनियरली आर बढ़ रहा है तो लैम्डा भी वहाँ पर बढ़ रहा है, डी के कांस्टेंट ज़्यादा है, रेंज ज़्यादा है, डी के कांस्टेंट ज़्यादा है। अब रेंज ज़्यादा होती है तो क्या होता है, उसकी एनर्जी क्या होगी, क्योंकि रेंज ज़्यादा है, कब रेंज ज़्यादा होगा, इफ़ आर इज हायर तो एनर्जी भी क्या होगी उसकी, हायर होगी, एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल इज ऑल्सो हायर। अब हम उनका देखते हैं कि भाई लैम्डा का हमने अपने रेडियो एक्टिविटी में पढ़ा होगा, टी हाफ जो कैलकुलेट करते हो आप, टी हाफ लाइफ टाइम पीरियड विच इज़ 0.693 लैम्डा, 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा। ओके, ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लाइफ टाइम पीरियड एंड डी के कॉन्स्टेंट आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम उसका कुछ यहाँ पे देख ले कि भाई हमारे पास आर है, आर इज
प्रोपोर्शनल टू लैम्डा प्रोपोर्शनल टू ई, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, लाइफ टाइम पीरियड। ओके, ई ज़्यादा है मतलब वहाँ पर क्यू भी ज़्यादा होगा। ओके, तो उससे आप ये प्रोपोर्शनल कह सकते हो कि क्यू जो है एनर्जी है, क्यू इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी हाफ, ये कंसेप्ट है। और उसी का मैंने यहाँ पर आपको ग्राफ बताया। ये कंसेप्ट देखो, ये इस तरह से लिया गया। अब एनर्जी ज़्यादा है लेकिन लाइफ टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा। जिसकी एनर्जी हायर, क्यू अल्फा है, लाइफ टाइम पीरियड इज लेसर। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। और वो गाइगर नटल लॉस आप समझ सकते हो, उसके रेंज और उनके ग्राफ आप देखोगे तो ये ग्राफ आपको कहीं मिल जाएगा, उनके रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंटल। ये भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट दिया है। हाफ लाइफ पीरियड आपको देख सकते हो वहाँ पर, हाफ लाइफ पीरियड कितनी दी है आपको वहाँ पर, यू गो फॉर दैट, सी द ग्राफ वहाँ पर जो दिया हाफ लाइफ पीरियड ऑन वाई एक्सिस, ओके, दैट विल बी इन सेकंड दिया है, और क्यू अल्फा इन एम दिया है आपको। तो आप देखो यहाँ पर एक 92, दैट विल बी यूरेनियम के लिए 96, 100, जिनके वहाँ पर एटॉमिक नंबर जेड नंबर है, जेड नंबर लिया है, जेड 84, 88, 100। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे वहाँ पर क्यू अल्फा बढ़ रहा है, 4 MeV पे आप देखोगे तो नियरली उसकी लाइफ टाइम पीरियड जो है 10⁻15 और 10⁻17 सेकेंड तक है। ओके, 10⁻17 सेकेंड, उतनी उसकी हाफ लाइफ मिल रही है। जैसे यूरेनियम का हाफ लाइफ पीरियड वेरी हायर है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये नियरली 10⁻17 के आसपास मिला है, जिसका 96 है, यहाँ पर 10⁻10 से ज़्यादा मिला है। मतलब जो एनर्जी आप देखोगे 4 MeV पे इतना मिल रहा है, फिर 5 MeV पे आप देखोगे 5 MeV पे नियरली 10⁻10 टू 10⁻15 के बीच में मिल रहा है। 6 MeV पे आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे 10⁻5 टू 10⁻10 के बीच में उसकी हाफ लाइफ पीरियड मिल रही है। जैसे जैसे पार्टिकल की क्यू वैल्यू ज़्यादा मिल रही है, जैसे हमने अभी पोलोनियम का देखा, उसका 8.95 MeV है, तो वो उसकी हाफ लाइफ पीरियड कितना होगा, सेकंड्स में होगा। और वो कितना सेकंड्स आ रहा है, 10⁻⁻5 से भी कम सेकंड्स, उतना लाइफ टाइम पीरियड है, तुरंत ही वो डीके कर देगा। लाइफ टाइम पीरियड ऑफ द पोलोनियम यहाँ पर आपको देखते हो, दैट इज नियरली 9 MeV के आसपास हमें रिजल्ट मिल रहा है। ओके, क्यू अल्फा जो मिल रहा है 9 MeV के आसपास मिल रहा है। तो वो ग्राफ में आप देखोगे कि पोलोनियम 82 है, 84 के लिए दिया है, आप उसका भी पोलोनियम का देखोगे तो यहीं कहीं आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये कंसेप्ट देखना है कि भाई क्यू अल्फा और लाइफ टाइम पीरियड का रिलेशन क्या है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और आप देखोगे कि कितना चेंज आता है, 4 से 5 MeV, ये 4 MeV से लेके 9 MeV, कितना डिफरेंस है, 5 MeV का डिफरेंस है। तो हाफ लाइफ पीरियड कितना चेंज हो रहा है, 10⁻15 सेकेंड, और 10⁻17 सेकेंड से 10⁻−3 सेकेंड तक चेंज हो रहा है। सिर्फ 1 MeV एनर्जी चेंज होती है क्यू अल्फा की, या 2 MeV चेंज होता है। किसी का आपको क्यू अल्फा मिलेगा 4 MeV, तो उसकी हाफ लाइफ पीरियड ज़्यादा मिलेगी टाइम। आपको 9 MeV मिल रहा है सिर्फ, या 8 MeV आपको रिजल्ट मिला, तो उसके हाफ लाइफ पीरियड कम मिलेगी। तो ये मुझे यहाँ पर आपको ये ग्राफ से ये समझाना था। तो आपको गाइगर नटल लॉ समझ आना चाहिए, उसका रिलेशन क्या है, रेंज और लैम्बडा का रिलेशन क्या है, एनर्जी रेंज ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी, और हाफ लाइफ पीरियड और लैम्बडा का क्या रिलेशन है वो पता होना चाहिए। उससे आप ये पूरा इक्वेशन ये समझ सकते हो, आर इज प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू ई विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी हाफ। वैसे ही ई है तो हमें उससे एनर्जी को डिफाइन करते हैं क्यू अल्फा विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी हाफ। और उसका स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के ग्राफ देखोगे आप तो ये आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। क्लियर? एनी क्वेश्चन हियर? कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपको? ओके, तो आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा क्लियर। तो मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है, इफ़ यू हैव एज अ टाइम तो आप रेडियो एक्टिव का थोड़ा कंसेप्ट पढ़ लीजिए। अल्फ़ा डी के अभी हमने स्टार्ट किया है, तो उसके बेसिक कंसेप्ट, स्पेक्ट्रम, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, और आज जो हमने ये डिस्कस कर लिए 2 प्रॉब्लम्स, लास्ट 2 प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम, और मैंने एक प्रॉब्लम होमवर्क दिया है वो पढ़ लेना। आई होप कि अभी हमें नेक्स्ट इनकी जो एक थियरी है अल्फ़ा डी के पैराडॉक्स, वो थोड़ी बड़ी थियरी है, उनके कंसेप्ट समझना है। ये मैंने आज उनका पैराडॉक्स बता दिया कि ये पैराडॉक्स है, अल्फा डी के क्यों बाहर आता है, ये कैसे बैरियर हाइट क्रॉस करता है। तो उसके मैंने थोड़े एक आपको हिंट भी दे दिया, गैमो ने वेव मैकेनिक्स अप्लाई करके ये इसका पजल सॉल्व किया है और पैराडॉक्स सॉल्व किया है।
कि इसकी तो लेसर एनर्जी है, ये बैरियर कैसे क्रॉस करके आता है, तो टनलिंग वहाँ पर कंसेप्ट है और उसकी श्रोडिंगर इक्वेशन हमें पूरा सॉल्व करना है वेव मैकेनिक्स अप्लाई करके, और उसके रिजल्ट से हमें क्या आंसर्स मिल रहे हैं और उनका क्या ग्राफ प्लॉटिंग आ रहा है, वो पूरा हम वहाँ पर नियरली 2 लेक्चर सेशन डिस्कशन है। तो लास्ट टॉपिक रहेगा उनका यहाँ पर अल्फा डीके में, अल्फा डीके पैराडॉक्स। तो आई होप कि यहाँ तक आप पढ़ लेना। इफ़ आई विल गेट टाइम टुमारो, कल मुझे कुछ टाइम मिल जाता है तो आई विल टेक एक्स्ट्रा लेक्चर, तो हम इस वीक में आई होप कि अल्फा डी के पैराडॉक्स खत्म हो जाए, तो हमारा नेक्स्ट वीक वी स्टार्ट फॉर बीटा डी के। ओके, तो वी गो फॉर योर, आपको कंसेप्ट समझ आ रहा है, उसी हम स्लो एंड स्टडी स्पीड से, कि जो आपको हजम हो उस स्पीड से समझा रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो रहा होगा। कुछ डाउट्स हो तो कभी भी आप पूछ सकते हो। Okay, so now we go for attendance part. Any question? Then you can ask.